अब बात करते हैं रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की। रूस यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से युद्ध विराम पर बातचीत हुई है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि अगर युद्ध को लेकर समझौता नहीं हुआ तो वो पीछे हट जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन शांति समझौते के लिए बातचीत करने की कोशिशों से कुछ ही दिनों में पीछे हट जाएंगे, जब तक कि इस बात के स्पष्ट संकेत ना हो कि समझौता हो सकता है। तो अमेरिका की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन युद्ध विराम की कोशिश लगातार हो रही है अमेरिका की तरफ से। और इन सबके बीच अब अमेरिका ने कहा कि अगर समझौते पे ये दोनों के देश राजी नहीं होते हैं तो अमेरिका अब इससे पीछे हट जाएगा। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्हें अगले सप्ताह कीव के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है, जो अमेरिका को यूक्रेन के खनिजों तक पहुंच प्रदान करेगा। फरवरी में खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रयास यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ओवल ऑफिस में ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ टकराव के बाद विफल हो गया। वहीं कीव में ज़ेलेंस्की ने दुनिया को चौंकाते हुए कहा, हमारी खुफिया जानकारी पक्की है कि चीन रूस को बारूद और तोपखाने दे रखा है। उन्होंने अगले हफ्ते और सबूत पेश करने का वादा किया। ये पहली बार है जब यूक्रेन ने साफ कहा कि बीजिंग रूस को हथियार देकर युद्ध में मदद कर रखा है। और इस पर हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए। अनुज माथुर सर, अमेरिका जो नजर आ रहा था कि अभी तक इस युद्ध को 24 घंटे में हम रुकवा देंगे, ये कहता हुआ ट्रंप के शासन में आने के बाद से, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया है? इसे अमेरिका की नाराजगी समझे या फिर ये यू टर्न है एक तरीके का? सोनिका, देखिए, ये यू टर्न किसी प्रकार का नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा इसको पीछे बैक लेकर के जाएं और देखें कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से इस शांति वार्ता की तरफ बातें बढ़ी हैं। सबसे वो तो आपने कह ही दिया कि ट्रंप ने इलेक्ट होते ही कहा था कि मैं 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा। वो नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी टाइमलाइन जो है वो रिव्यू करी और उन्होंने कहा कि अप्रैल मई तक ये जो युद्ध जो है वो रुक जाएगा। उसके बाद उन्होंने कोई एक्शंस लिए। उन्होंने फिर पुतिन से फोन पे बात करी और उसके बाद सऊदी अरब में जाकर के एक शांति वार्ता का इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने प्रयास किया, लेकिन उसमें ज़ेलेंस्की या यूरोप कहीं नहीं था। उसके बाद उन्होंने 18 फरवरी को जाकर के जो पीस टॉक्स हुए थे सऊदी अरेबिया में, उसके बाद उन्होंने और यूक्रेन ज़ेलेंस्की से ट्रंप ने बात करी और उन्होंने उनको राजी किया कि वो ऊर्जा संस्थानों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन वो भी नहीं रुका। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूं कि जो युद्ध होते हैं किसी भी प्रकार के, उसमें दोनों पक्षों को नुकसान होता है। आज परिस्थिति ऐसी है, कल भी मैं बता रहा था ये बात, कि आज परिस्थिति इस प्रकार की है कि रशिया के पास भी और यूक्रेन के पास भी कहीं ना कहीं सैनिकों की इतनी ज्यादा कमी है, संसाधनों की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि वो आगे लड़ाई सस्टेन कर पाने में कहीं ना आपने एक मुश्किल पा रहे हैं। तो बैक ऑफ द माइंड दोनों देश चाहते हैं कि ये शांति यहां पर किसी ना किसी तरह से समझौता हो, लेकिन समझौता कैसे होगा, ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। आज रशिया क्यों नहीं अपने हमले रोक रहा? आप देखेंगे जब से ये कार्यक्रम बातचीत चल रही है पीस टॉक्स, और तो उन्होंने कहा कि हम एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर हमला नहीं करेंगे, फिर बावजूद उसके पेट्रोल डंप्स पे इधर उधर हमले होते रहे। उसकी वजह वही है कि हालांकि रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। डोनेट्स्क लगभग 100% उनके पास आ गया है। बाकी बचा हुआ जो डॉनबास रीजन है, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन मिला करके, वहां लगभग 70% उनका कब्जा है। अब रशिया चाहता है कि इस कब्जे को कंसोलिडेट करते रहें बातचीत शुरू होने से पहले, ताकि जो रीजन वो अपना क्लेम करना चाहते हैं उस रीजन के ऊपर पूरा उनका कब्जा हो जाए। ये वजह है लगातार लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। दूसरी, जब हालांकि इनका कब्जा बहुत है, लेकिन यूक्रेन ने भी रशिया के एक छोटे से भाग के ऊपर अपना कब्जा लगा रखा है और वो है कुर्स्क। और अगर ये कुर्स्क से यूक्रेनी सेनाओं को पूरी तरह से नहीं निकाला गया तो ये एक कुर्स्क एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा आपका नेगोशिएटिंग टेबल्स के ऊपर अपने इसके लिए कोई और भूभाग का ट्रेड ऑफ करना, या डॉनबास से उनको निकलवा देना, या कम से कम ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन उनको नहीं देना। तो ये उसको रशिया को लगता है कि उसको बातचीत शुरू होने से पहले यहां से कुर्स्क से यूक्रेन को हटा देना चाहिए। तो ये रशिया
आज की तारीख में रशिया के लिए हमला और अटैक उनके फेवर में है। अब प्रश्न है जो पेरिस में बातचीत हुई और जहां पर मार्को रूबियो ने एक स्टेटमेंट दिया। देखिए, ये लगातार जो मैंने बातें बताई, वो हर बार बात वो यही थी कि वो दबाव डालना चाहते थे, रशिया के ऊपर दबाव डालना चाहते थे कि आप इसको स्वीकार करें। उन्होंने जब यूक्रेन से अपनी मदद वापस ले ली तो वो भी एक तरीका था दबाव डालने का कि यूक्रेन उनकी बात को माने। अब सबसे बड़ी जो इंटरेस्ट अमेरिका का है, अमेरिका ने एक्चुअली 350 बिलियन की मदद करी थी। कोई भी अपनी मदद को वापस नहीं लेता, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस मदद के बदले में वो क्यों करना चाहते हैं। लेकिन हर चीज में अमेरिका का अपना खुद का मकसद है। आज वो चाहते हैं कि जो अमेरिका जो यूक्रेन की मिनरल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, हजारों तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत के रेयर अर्थ मिनरल्स यूक्रेन में है, तो वो अमेरिका चाहता है उनके ऊपर अपना वहां पर काम आधिपत्य जमा ले। और इसीलिए भी कोशिश हो रही है कि किसी भी सोनिका एक और मिनट, इसमें वजह बताना चाहता हूं, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका जो है वो चीन के ऊपर काफी हद तक निर्भर है इन रेयर अर्थ मिनरल्स को लाने के लिए। ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो जिस प्रकार का जो इनकी जो इंडस्ट्रीज हैं, खास करके एलॉन मस्क की, उनमें इन रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल प्रयोग होता है। तो वो चाहते हैं कि चीन से, क्योंकि चीन से अभी उनकी ट्रेड वॉर भी चल रही है, लेकिन चीन से के ऊपर उनकी निर्भरता थोड़ी कम हो, इस वजह से वो यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स पे आंख गड़ा के बैठे हैं और उस पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इसको डील को साइन करें। हाँ सोनिका। और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं अनुज माथुर सर कि चीन की तरफ से रूस को मदद दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही हो रही है अमेरिका की भी कि इस कैसे भी करके अगर ये युद्ध रुकता है तो चीन की मदद जो रूस को मिल रही है वो रुक सके। देखो सोनिका, यही मैं अभी क्या हो रहा है, देखिए, जो दो नेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, नुकसान सिर्फ उनको हो रहा है। रूस के साथ नॉर्थ कोरिया ने रूस की मदद करके अरबों डॉलर कमा लिए, चाइना रूस की मदद करके पैसे बना रहा है, अमेरिका दूर बैठ करके, अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल रीजन है, और वो सब अपना फायदा उठा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो लोग लड़ रहे हैं उनके अलावा देशों को फायदा हो रहा है। तो ये जो मदद आपको मदद के तौर पर नजर आ रही है, इसमें निहित है चीन का, उत्तर कोरिया का स्वार्थ, और वो इस लड़ाई से अमेरिका की तरह, क्योंकि अमेरिका ने बहुत फायदा उठाया, अमेरिका की तरह वो भी इस युद्ध से फायदा उठाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं बताता हूं, देखिए, इस युद्ध का एक बहुत बड़ा जो आउटकम है, जो स्पिन ऑफ हुआ है, वो ये है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं उभर करके आ रहा है। क्रिक कहता हूं मैं इसको अक्सर, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, और वो जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है वो एक अमेरिका को और नाटो, खैर नाटो और अमेरिका में बहुत मतभेद हो गए हैं, उसके बारे में अगर समय मिला तो बात करूंगा, लेकिन वो उसका एक अल्टरनेटिव की तरह से एक इस विश्व में उभर करके आया है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया और चाइना और काफी हद तक ईरान ने भी उनको बहुत मदद करी है, बहुत उनको ड्रोन्स कई किस्म के दिए हैं। तो ये लोग रशिया की मदद करके एक नया एक गुट बना रहे हैं। ठीक है, ये रशिया की मदद करके नया गुट बना रहे हैं। अनुज माथुर साहब, मैं आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, ये भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, जिस तरीके से ये युद्ध विराम की कोशिश अमेरिका कर रहा है, लेकिन कामयाबी अभी तक मिली नहीं है, अमेरिका ने अब ये संकेत दे दिए कि अगर बहुत जल्द उसकी बात नहीं मानी गई तो अमेरिका इससे पीछे भी हट जाएगा। युद्ध विराम के बीच यूक्रेन और रूस के सामने दिक्कतें क्या आ रही हैं? देखिए सोनिका जी, ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, और कोई प्रयास होंगे, वो प्रयास अगर दूसरे साइड से उसका रिस्पांस ठीक तरीके से अगर नहीं आएगा तो जाहिर है कि ये युद्ध फिर चलता रहेगा। और ये जो प्रयास राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा किए जा रहे थे उसमें जो अपेक्षित सफलता है वो नहीं मिलेगी। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर है कि और अमेरिका की तरफ से ये जो बयान दिया गया है वो एक तरीके की एक वार्निंग साइन भी है कि यदि इस युद्ध को समाप्त कराना है तो सभी पक्षों को प्रयास करने होंगे, ये सिर्फ अमेरिका के चाहने पे नहीं होगा। और लेकिन एक सच्चाई ये भी है इस युद्ध की, जैसा कि हम आपके चैनल पे डिस्कस भी करते रहे हैं, कि ये युद्ध महाशक्तियों के बीच में ही परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है। और यूक्रेन के जो टेरिटरी का जो इस्तेमाल है इन महाशक्तियों ने
एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया है। और ये जो युद्ध है ये यूरोपियन थिएटर में महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता के तौर पर लड़ा जा रहा था। लेकिन अब अमेरिका उसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहता। लेकिन जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं वो बेहद महत्वाकांक्षी नेता है। और इस जो बातचीत की जो प्रक्रिया को जाहिर है कि उसमें अनेक जो अति महत्वाकांक्षाओं की वजह से उसमें अनेक जटिलताएं हैं। और ये जो निगोशिएशंस हैं वो निसंदेह टफ होंगे। लेकिन क्या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनकी की महत्वाकांक्षा ये है कि वो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करना चाहते हैं, वो सोवियत यूनियन का जो का गौरव का जो दिन थे उसके पतन को लेकर के लगातार अपने आर्टिकल में भी और अपने अनेक बयानों में भी उन्होंने कहा था कि जो है वो चाहेंगे कि फिर से रशिया का जो स्टेटस हो उसी तरीके का हो। तो क्या वो अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ देंगे? क्या वो जो अन्य जो राष्ट्रों यूरोपियन थिएटर में जैसे स्वीडन, फिनलैंड और तमाम जो पूर्ववर्ती सोवियत रिपब्लिक्स हैं उनको जो धमकियां देते हैं, क्या उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो छोड़ देंगे? तो ये जटिल प्रश्न है और अब ये देखना होगा कि राष्ट्रपति पुतिन इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि वो रिस्पॉन्ड ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो फिर ये युद्ध चलता रहेगा। और इस और क्या संजीव जी, क्या राष्ट्रपति पुतिन ऐसा भी सोचते हैं कि अगर वो पीछे हट जाते हैं, युद्ध विराम के लिए मान जाते हैं, तो दुनिया का भरोसा उन पे टूट जाएगा कि जो उन्होंने कहा था कि वो इस युद्ध में पीछे नहीं हटने वाले हैं, जीत कर ही हटेंगे वो? देखिए ये बात तो जैसा कि मैंने कहा कि सच है कि वो सोवियत यूनियन के पुराने गौरव को हासिल करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और वो एक अति महत्वाकांक्षा है। और उसी तरीके की जो महत्वाकांक्षा है वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी है। वो चाहते हैं कि 2049 तक वो अमेरिका को पीछे छोड़ करके दुनिया की नंबर 1 पावर बन जाए। और ये जो दोनों चाइना और रशिया जैसी जो महाशक्तियां हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट भी कर रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले इन्होंने अपनी पार्टनरशिप को नो लिमिट पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया था। और जैसा कि माथुर सर ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वर्तमान समय में ये जो नया एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे जो राष्ट्र एक खेमे में, और वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं और उसके जो कुछ पार्टनर्स हैं वो एक खेमे में, और एक नए शीत युद्ध जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही। और सोनिका जी, मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जब विश्व के नेताओं के बीच में जो अति महत्वाकांक्षाएं जब हावी होती हैं तो उन्होंने बड़े युद्धों को जन्म दिया है। अभी ये युद्ध वर्तमान समय में अगर देखें तो ये रशिया यूक्रेन तक ही सीमित है। लेकिन अगर ये युद्ध कंटिन्यू करता है और यदि इस युद्ध में कोई शांति नहीं होती है, किसी तरीके का सीज फायर नहीं होता है, तो फिर ये पूरे विश्व के लिए अच्छे संकेत नहीं है और ये जो एक नए शीत युद्ध की स्थितियों को जन्म देंगे। मैं विश्व युद्ध की संभावना तो नहीं देखता, क्योंकि ये जो अभी महाशक्तियां हैं रशिया यूक्रेन के युद्ध में 3 वर्षों से लड़ रही हैं, लेकिन आज तक आप देखिए तो रशिया ने नाटो की टेरिटरी पर कोई एक सिंगल गोली या कोई मिसाइल तक नहीं चलाई है। और वहीं नाटो ने भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी रशिया की टेरिटरी पर कोई सीधा हमला नहीं किया है, क्योंकि यदि कोई डायरेक्ट ये कन्फ्रंटेशन में जाते हैं तो ये फिर विश्व युद्ध में बदल सकता है, जो कि जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात संजीव जी, क्योंकि ये डायरेक्ट यूक्रेन की मदद कर रहे हैं अनुज माथुर सर। और इसी तरीके से मुझे लगता है तमाम देशों के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जो कि संजीव सर कह भी रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच ये जरूर नजर आता है, लेकिन तमाम जो बाकी जो देश है, नेटो है, चाहे पश्चिमी मुल्क है, वो भी इसमें इनडायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व है ही। लेकिन अगर अमेरिका पीछे हट जाता है संजीव अनुज माथुर सर, भारत तो हमेशा से ही क्योंकि शांति की बात करता ही रहा है, बाकी मुल्कों के लिए क्या ये आसान होगा इस युद्ध को रुकवा पाना, या फिर सीज फायर तक ये युद्ध पहुंच पाएगा फिर? सोनिका देखिए, मैं यही कहने का प्रयास कर रहा था कि जितने भी एक्शन ट्रंप ने लिए हैं वो एक्शन तमाम कहीं ना कहीं ये इस एम से लिए गए हैं कि वो यूक्रेन और रशिया के ऊपर दबाव बनाए। अब क्योंकि वो बहुत नजदीक आ गए थे, इसीलिए मैं जो टाइमलाइन मैंने आपको बताई, जो 15 अप्रैल को इनका ये जो इनके गए थे विटकॉफ, उनका जो स्टेटमेंट आया था कि हम पीस डील साइन करने के काफी करीब हैं, और उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हम इससे बाहर निकलने को भी तैयार हैं। तो ये भी एक प्रकार से दबाव बनाने का तरीका है कि अगर आप, ये दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप इस पे इन शर्तों को नहीं मानेंगे तो हम बाहर निकलेंगे और ये युद्ध फिर आप अपना लड़ते रहें।
तो ये भी एक तरीका मेरे हिसाब से दबाव बनाने का है, और उनका प्रयास है कि वो दोनों देशों पे दबाव बना करके और इसको। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि किन किन उद्देश्यों को लेकर के रूस ने युद्ध शुरू किया था। रूस ने युद्ध शुरू किया था, नाटो नहीं होना चाहिए, डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए, डीनासिफिकेशन होना चाहिए, और हमें ये डॉनबास का इलाका मिल जाए। तो ये तमाम चीजें रूस लगभग, मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले भी, लगभग अचीव कर चुका है। तो ये हम जो अगर ये बात सोचें कि भाई अगर अभी रूस किन शर्तों को मान करके युद्ध विराम कर लेगा तो उसके हाथ नहीं, हार नहीं होगी। जो वो चाहता था वो उसने हासिल कर लिया है। डॉनबास चाहता था, डॉनबास मिल गया। ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन चाहता था, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन पे लगभग पूरा कब्जा हो चुका है। कुर्स्क से सिर्फ उनको बाहर निकालना है, पहली बात। नाटो उन्होंने साफ कह दिया है, और अमेरिका ने भी कहना शुरू कर दिया है कि नो नाटो, नो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, नो यूक्रेन टू नाटो। तो ये कई चीजें जो हैं, तो रूस के लिए अभी आवश्यकता सिर्फ ये है कि वॉर ऑफ अट्रिशन कर रहे हैं, और ये किसी ना किसी तरीके से अपने जो इलाके में यूक्रेन की फौजें आई हैं उनको वहां से हटाएंगे, और फिर ही जाकर के ये कहीं इसको स्वीकार करेंगे। दूसरी बात ये होती है, देखिए अब यूक्रेन का क्या प्रेडिकामेंट है। उनको ये है कि अगर इन शर्तों पे उनको सीज फायर एक्सेप्ट करना है कि भाई क्रिमिया भी चला जाए, डॉनबास भी चला जाए, नाटो भी चला जाए, फिर लड़ाई शुरू ही क्यों गई थी। तो ये भी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। उनको एक फेस सेविंग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कोई सोल्यूशन इसमें से ढूंढना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर के यहाँ शांति होगी। अन्यथा मुझे लगता नहीं है कि आने वाले निकट भविष्य में यहाँ पर कोई शांति की संभावना बनती है। कोई भी कितने भी प्रयास करता रहे, दबाव बनाना टैक्टिक्स चली रहेगी। उसके अलावा क्या होता है, यूरोप का क्या घबराहट है। देखिए यूरोप को अभी अपने सामने एक नया यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नजर आ रहा है, और वो क्यों नजर आ रहा है, वो इसलिए नजर आ रहा है कि अमेरिका जो है कभी भी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी अभी भी उनके रिलेशनशिप काफी खराब हो गए, और वो तो अभी एक यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अगेंस्ट दी रशियंस, या रशिया के जो हेजमनिस्टिक, जो संजीव जी कह रहे थे, उनका जो ओल्ड ग्लोरी रिगेनिंग का जो प्रोग्राम हो सकता है, उसके खिलाफ कैसे काम करने का तरीका है अमेरिका के बगैर, वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं रशिया, नाटो कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन देख रही है। तो इसी वजह से उन्होंने अभी ये कहा है कि अगर आप अमेरिका उनको मदद नहीं देगा तो हम मदद करेंगे किसी भी प्रकार से इस यूक्रेन की, क्योंकि उनको नजर आ रहा है इस यूक्रेन के युद्ध में आने वाले यूरोप का फ्यूचर, भविष्य। और इस वजह से आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन लगातार वहां पर उसकी मदद करता रहेगा। एक एंड रिजल्ट जो है वो मुझे ये लगता है कि जो इन्होंने रशिया ने टेरिटरी कैप्चर कर ली है वो लगभग पूरी वो रखेंगे। उसके बाद ये कुछ फोर्सेस यहाँ पर आएंगी और जो कि पीस कीपिंग या जिस भी प्रकार से करेंगी। अमेरिका इनके मिनरल्स का दोहन करेगा और रशिया अपना एरिया लेकर के, और तब कहीं जाकर के एक पॉसिबल सोल्यूशन नजर आएगा। यूरोप इस युद्ध में अपना यूक्रेन की सिर्फ हार ही हार है। ठीक है, यूक्रेन की हार ही हार नजर आ रही है। संजीव सर, यूरोप अपना भविष्य देख रहा है, और अमेरिकी विदेश मंत्री ये कह चुके हैं कि ये पूरी की पूरी गेंद अब रूस के पाले में ही है। रूस का मकसद यही था कि नेटो में यूक्रेन कैसे भी करके शामिल ही ना हो। तो क्या जब इस मकसद को अगर वो पूरा कर पाते, या फिर यूक्रेन का इस बात पे मान जाता है, तभी ये युद्ध रुक सकता है? जी जी बिल्कुल, ये भी एक सबसे जो बड़ा प्रश्न है। और रशिया जाहिर है कि यूक्रेन के नाटो में न जाने देने की उसकी जो उसका जो संकल्प, उसकी जो जिद रही, उसकी वजह से उसने हमला किया। और अब जो बातचीत चल रही है उसमें रशिया निसंदेह ये कहेगा कि यूक्रेन को हम नाटो में नहीं जाने देंगे। अमेरिका भी इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है, और इसी वजह से जो राष्ट्रपति जेलेंस्की कई बार वो कहते हैं कि जो विटकॉफ है, स्टीव विटकॉफ, वो यूक्रेन की तरफ से नहीं बल्कि रशिया की भाषा बोल रहे हैं, और जो रशियन जो नैरेटिव को वो जो है प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो बात है वो निसंदेह है। लेकिन एक बात मैं सोनिका जी अवश्य कहना चाहता हूं कि ये युद्ध एंडलेस टाइम तक नहीं चल सकता। रशिया की महत्वाकांक्षाएं बनी रहेंगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में जो एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, जो एक कंपटीशन फॉर डोमिनेंस है, वो आगे लंबे समय तक बना रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप तो 4 साल के लिए ही है, पुतिन तो जो है एक लंबे समय तक वहां पर बने रह सकते हैं। और वो इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कल को यदि फिर से डेमोक्रेट्स आ गए 4 साल के बाद, तो फिर से वही पुरानी जो राइवलरी और पुराना युद्ध शुरू हो सकता है। तो राष्ट्रपति जो पुतिन के अंदर अनेक आशंकाएं हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं,
और अमेरिका और रशिया के बीच में जो स्ट्रेटेजिक जो कंपटीशन है वो आगे भी बना रहेगा। लेकिन रशिया को भी इस युद्ध में भारी क्षति उठानी पड़ी है और रशिया ने लाखों की संख्या में अपने सैनिकों की शहादत उन्हें देनी पड़ी है और विदेशी जो इक्विपमेंट्स पर, जो ईरान के कामिकाजी ड्रोन्स पर, नॉर्थ कोरिया के जो मिसाइल्स पर और उनके सैनिकों पर उसे निर्भर होना पड़ा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रशिया भी दबाव में है और ये युद्ध मेरे असेसमेंट के मुताबिक आने वाले समय में एक अनस्टेबल पीस, एक अस्थायी शांति बनने की संभावना मैं अवश्य देखता हूं। लेकिन ये जो अनस्टेबल पीस होगी, जैसे कि मैंने कहा अनस्टेबल होगी, कितनी सस्टेनेबल होगी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। एक तनाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन इस बात की संभावना अवश्य मैं देखता हूं कि कुछ समय तक जो है एक शांति की जो प्रयास हैं वो सफल हो सकते हैं और इसकी संभावना दिखाई देती है, क्योंकि अमेरिका भी वर्तमान समय में जो वर्तमान का ट्रंप प्रशासन है उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। लेकिन यदि आज ट्रंप प्रशासन ये कह रहा है कि वो अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो हट जाएगा, तो हटने का आशय ये नहीं होगा कि वो पूरे यूक्रेन से ही हट जाएगा, बल्कि अमेरिका को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि अमेरिका विड्रॉ करता है तो उसका आशय ये होगा कि अमेरिका को यूक्रेन को वैसा ही सपोर्ट देना होगा जैसा कि बाइडेन दे रहे थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोई विकल्प नहीं होगा। और रशिया इस बात को जानता है कि यदि अमेरिका ने फिर से उसी तरीके का सपोर्ट देना शुरू कर दिया यूक्रेन को जैसा कि बाइडेन ने दिया था, तो ऐसे में ये युद्ध कंटिन्यू करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, जैसे कि माथुर सर से मैं बिल्कुल सहमत हूं, कि ये जो बयान आया है ये एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि इससे हट नहीं सकता। ये युद्ध अमेरिका और नेटो ही लड़ रहे हैं और रशिया यदि अगर शांति के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका और नेटो को लड़ना पड़ेगा। अमेरिका और नेटो हट नहीं सकते हैं वहां से। तो ये दबाव बनाने की रणनीति के तहत ये बयान अवश्य दिया गया है। लेकिन मैं, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक चूंकि दोनों पक्षों के ऊपर दबाव है, अमेरिका के ऊपर भी दबाव है, यूक्रेन के ऊपर तो भारी दबाव है और नेटो जाहिर है कि वो भी इस युद्ध को एंडलेस टाइम तक कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। तो एक सीज फायर की मैं संभावनाएं अवश्य देखता हूं, लेकिन वो जो सीज फायर होगी वो अनस्टेबल होगी, इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि वो उनके बीच में जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है और एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो लॉन्ग टर्म में मैं देखता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन बहुत महत्वाकांक्षी हैं। अमेरिका अपनी हेजेमनी को डिफेंड करेगा, रशिया अपनी हेजेमनी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और राष्ट्रपति पुतिन ने तो, सोनिका जी, सिर्फ यूक्रेन में नहीं बल्कि आप देखिए तो चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, हर जगह अपनी दखल देने की कोशिश की है। अफ्रीका के देशों में जो यूरोपीय फ्रांस का जो बहुत बड़ा डोमिनेंस रहा है, वहां पर भी अपनी वैगनर आर्मी के माध्यम से रशिया ने दखल देने की कोशिश की है। इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के भी रशिया की अपनी रणनीतियां है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने के लिए जहां कहीं भी उन्हें मिलता है वो अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज करने बिल्कुल, वो लगातार कहते भी रहे हैं कि वो पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत कम समय वक्त बचा हुआ है। अनुज माथुर से जल्दी से ये समझाइएगा कि अमेरिका अगर ये दबाव वाली रणनीति अपना रखा है यूक्रेन पे, अगर ये काम कर भी जाए, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के साथ लगातार खड़ा भी रहा है इस युद्ध की स्थिति के बीच, लेकिन क्या रशिया पे ये काम करेगी? जो बता रहा था थोड़ी देर पहले कि दोनों पक्षों को कोई भी युद्ध में हानि है। रशिया का फेस लॉस हुआ है, रशिया का जो सुपर पावर स्टेटस है उसको डेंट लगा है कि एक यूक्रेन को आप पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हो, कुछ कर नहीं पाए। रशिया को इस बात का डेंट लगा है कि उसको दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं जाकर के एक बहुत बड़ा वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से फेवरेबल टर्म्स में ये युद्ध जो है वो समाप्त हो, और इसी वजह से लगता है कि ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है ये काम आने की संभावना है। अभी लंदन में और एक हफ्ते बाद मीटिंग होने वाली है और बातें क्लियर होंगी उस समय पर, लेकिन मुझे लगता है कि इस दबाव की वजह से ही होगा, अन्यथा ये निकट भविष्य में संभव नजर नहीं आ रहा। ठीक है, देखना होगा अमेरिका की तरफ से दिए गए इस बयान के बाद रूस और यूक्रेन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होती है। आप दोनों का शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए।